हेलो बच्चों, क्या हालचाल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सामान्य कार्बनिक रसायन स्टार्ट किया था, ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि कौन से स्थायी प्रभाव होते हैं, कौन से अस्थायी प्रभाव होते हैं। स्थायी प्रभाव वो होते हैं जो पहले से यौगिक में मौजूद हैं। अस्थायी प्रभाव किसी बाहरी अभिकर्मक के आने की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं यौगिक के अंदर, ठीक है। आज हम लोग वही प्रेरणिक प्रभाव हम लोग पहले पढ़ रहे थे, उसी प्रेरणिक प्रभाव को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रेरणिक प्रभाव कौन से क्या होता है। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। अधिक विद्युत ऋणी की तरफ, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव का कारण क्या था, फटाफट। प्रेरणिक प्रभाव का कारण क्या था, विद्युत ऋणता में अंतर। प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता था, जैसे जैसे दूर जाते थे प्रेरणिक प्रभाव कम होता जाता था। 3 कार्बन के पश्चात प्रेरणिक प्रभाव को नगण्य मान लेते थे। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव क्या मानते थे बेटा, 0 मानते थे, ठीक है। इसके अलावा प्रेरणिक प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन थे अपने कक्षक नहीं बदलते थे, ठीक है। फिर मैंने बताया था प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, एक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते थे सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होते थे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से खींचते थे, ठीक है। वो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई और माइनस आई। फिर अपन ने देखा था कौन कौन से प्लस आई और माइनस आई होता था। एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने देखा था ये कौन कौन से गोले में समूह दिए हुए थे, कौन से प्लस आई होते हैं, कौन से माइनस आई होते हैं। अगर मान लो कोई विद्युत ऋणता में अंतर नहीं है तो प्लस आई माइनस आई का फैक्टर लगेगा ही नहीं, ठीक है। आज हम लोग आगे चर्चा करते हैं थोड़ी सी प्रेरणिक प्रभाव में। अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं बेटा, आवर्त सारणी आपने सुना होगा, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आवर्त सारणी की बात करूं तो आवर्त सारणी में अगर मैं प्रेरणिक प्रभाव का ऑब्जर्वेशन देखूं तो कैसा दिखेगा। आवर्त सारणी आप लोगों को आती होगी, ठीक है। फिर भी स्टार्ट करते हैं, जैसे पी ब्लॉक की बात करते हैं। याद है आपको, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, नाना पाटेकर एस सब बेलन, ठीक है। वो स्टाइल से टीपो, और सबसे फेवरेट फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ठीक है। तो अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं, अगर मैं बाएं से दाएं की तरफ चल रहा हूं बेटा, बाएं से दाएं की तरफ चलने में विद्युत ऋणता बढ़ती है या कम होती है। विद्युत ऋणता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में मैंने EN से लिख दिया। आप मुझे बताओ बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है या कम होती है। विद्युत ऋणता बढ़ती है। अगर विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बेटा माइनस आई प्रभाव पे क्या होगा, माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा या कम होगा, माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पर बेटा क्या होता है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है कम होती है, विद्युत ऋणता कम होती है। और अगर विद्युत ऋणता कम हो रही है तो बताओ माइनस आई प्रभाव का क्या हाल होगा, माइनस आई प्रभाव भी कम होगा, ठीक है। ध्यान से देख लो आप, ठीक है। पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, इसमें अगर मैं बाएं से दाएं जाता हूं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है, और सारा खेल विद्युत ऋणता का प्रेरणिक प्रभाव में। विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा, विद्युत ऋणता कम होगी तो प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कम होगा, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक याद होगी आपको, बैंगन, आलू, गाजर इन तेला, काशी गए संत प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या फिर नाना पाटेकर एस सब विलन, ओ स्टाइल से टीपो, और फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। इस तरह से आप आवर्त सारणी को याद कर सकते हो, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर मैंने आपको बोला था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। एक और पॉइंट रह गया है प्रेरणिक प्रभाव में। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है बेटा, प्रेरणिक प्रभाव योगात्मक प्रभाव होता है। प्रेरणिक प्रभाव योगात्मक प्रभाव होता है। अब ये योगात्मक प्रभाव क्या कहना चाह रहा है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखो आप, मान लो मैंने कोई समूह लगा रखा है, उसके पीछे मैंने Cl लगा दिया एक बार, ठीक है। फिर मैंने 2 क्लोरीन लगा दिए, फिर मैंने 3 क्लोरीन लगा दिए बेटा, ठीक है। अब बात को सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूं आपसे कि ऊपर से नीचे जाने पर माइनस आई का क्या हाल होगा, तो आपको बताना है माइनस आई का हाल क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। अच्छा यहाँ पे देखो कितने लोग इस कार्बन से खींचने वाले हैं, केवल 1 क्लोरीन है जो इस कार्बन से खींचेगा।
यहाँ पर कितने क्लोरीन है बेटा जो इस कार्बन से खींच रहे हैं, ये भी इस कार्बन से खींच रहा है क्लोरीन और ये भी इस कार्बन से खींच रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जब ये क्लोरीन खींच रहा होगा तब ये वाला क्लोरीन मना कर देगा कि भैया मैं नहीं खींचूंगा, तू खींच ले, क्योंकि वैसे इसकी बैंड बजी हुई है, तू खींच ले अकेला, मैं रहने देता हूँ। ऐसा तो है नहीं, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, दोनों खींचेंगे और दोनों खींचेंगे तो दोनों का योग होगा। यानी कि जितना माइनस आई यहाँ लग रहा था, क्या उससे अधिक माइनस आई यहाँ लग रहा है? बिल्कुल। फिर अगली बार देखूंगा तो तीन तीन क्लोरीन लगे, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। यहाँ पे तीन क्लोरीन योग लगा रहे हैं माइनस आई को बढ़ाने के लिए। तो ऊपर से नीचे जाने पर माइनस आई बढ़ रहा है या कम हो रहा है? माइनस आई बढ़ रहा है। ठीक है, तो बताओ प्रेरणिक प्रभाव कैसा है बेटा? योगात्मक प्रभाव है। जितने अधिक समूह लगे होंगे खींचने वाले उतना माइनस आई बढ़ेगा, जितने अधिक समूह होंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले उतना ज्यादा प्लस आई लगेगा। सबका योग होके प्लस आई और माइनस आई आता है। बात समझ में आ रही है? इधर वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, ये आवर्त सारणी की बात थी। एक प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न के माध्यम से आपको बताना है, माइनस आई की तुलना करनी है। बहुत सारे समूह दे रहा हूं मैं आपको, उनमें माइनस आई की तुलना करनी है। ठीक है, माइनस आई की तुलना करें। ठीक है, आपको ट्राई करना है बेटा। आपको बताना है कि ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो किसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, या ए लेस देन बी लेस देन सी, या ए सी बी? उस तरह से आपको इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप लोगों को करना है। ठीक है, ट्राई करते रहो आप। मैं लिखता जा रहा हूँ सवाल, आप ट्राई करते रहो। उतना ही टाइम मिलेगा जितना मैं आपको लिखने का लिख रहा हूँ तब तक। ठीक है, आप पहले 4 सवाल ट्राई करो, तब तक मैं बाकी के सवाल उधर लिख देता हूँ। ठीक है, सात सवाल है, फटाफट ट्राई करो, फिर एक आध और लिख देंगे। हाँ भाई, इधर वाले ट्राई किया आपने? यहां पे देखो, अभी अपन ने देखा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युतीनता बढ़ती है। तो फ्लोरीन OH NH2, बताओ अधिक विद्युतीय कौन है? फ्लोरीन। फिर कौन है? ऑक्सीजन। फिर कौन है? नाइट्रोजन। तो बताओ माइनस आई किसका ज्यादा होगा बेटा? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। आपने भी ये लगाया होगा। बताओ किसका ऑर्डर कंपेयर किया है, किसका क्रम कंपेयर किया अपन ने? माइनस आई का। ए का बी से ज्यादा, बी का सी से ज्यादा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, याद करो, अभी मैंने आपको लिखाया आवर्त सारणी नाना पार्टिकर एस सब विलन, या फिर नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक। ठीक है, तो नाइट्रोजन, आर्सेनिक और फॉस्फोरस। सबसे पहले कौन आ रहा है ऊपर? नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, और ऊपर से नीचे जाने पर बेटा विद्युत ऋणता कम होती है, इसलिए
माइनस आई प्रभाव कम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा माइनस आई किसका, ए का, फिर सी का, फिर बी का। ये माइनस आई का क्रम हो गया। ठीक है, सिंपल है, आवर्त सारणी के हिसाब से कर रहे हैं अपन, कोई टफ वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर देखो, कल मैंने बताया था आपको, ये कार्बन कैसा है बेटा sp, ये कार्बन कैसा है बेटा sp, और ये कार्बन कैसा है बेटा sp2। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कार्बन sp है और इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है, कार्बन, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, कार्बन। तो पहले तो ये बताओ मुझे, विद्युत ऋणता का क्रम अगर मैं देखूं तो कार्बन sp जो होता है वो कार्बन sp2 से अधिक विद्युत ऋणी, और फिर कार्बन sp3। जितने ज्यादा परसेंटेज s चरित्र होंगे उतना ज्यादा नाभिक के पास होगा इलेक्ट्रॉन, और जितना नाभिक के पास में होगा उतना ज्यादा उस पर कंट्रोल होगा, उतनी मुश्किल से वो निकल पाएगा, तो उसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी, उसकी खींचने की टेंडेंसी अधिक होगी। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस चरित्र sp में है, फिर sp2 में, फिर sp3 में। तो ये कार्बन sp है, ये भी sp है, sp2 है, यानी कि सबसे पीछे तो कौन चल गया बेटा, c। a और b में कंपेयर करना है, a और b में तुलना करनी है, तो b वाले में पीछे नाइट्रोजन लगा है, यहाँ पे कार्बन लगा है, तो नाइट्रोजन खींचेगा तो इस कार्बन sp की विद्युत ऋणता को और बढ़ाएगा। तो सबसे पहला जो आएगा वो कौन आ जाएगा बेटा, बी, फिर कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, सी। बताओ हम लोग किसका क्रम लिख रहे हैं बेटा, हम लोग लिख रहे हैं माइनस आई का। यहाँ पे भी sp था, यहाँ पे भी sp था, सर आपने इसको कैसे तुलना करी, भाई इसके पीछे नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन इस कार्बन sp से खींचेगा तो इसकी विद्युत ऋणता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे sp2 है। फिर अगला सवाल देखो, ये कार्बन बेटा कैसा है, ये कार्बन है आपका sp2, ये कार्बन भी कैसा है बेटा, ये कार्बन भी आपका sp2, और ये कार्बन भी कैसा है बेटा आपका sp2। तो इसके बेसिस पे तो हम तुलना कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आइटम आगे चलना पड़ेगा, एक परमाणु आगे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार्बन, और यहाँ पे क्या दिया है, नाइट्रोजन। बताओ ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, तो वो उतना ही ज्यादा खींचेगा इस कार्बन से, तो उसकी विद्युत ऋणता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ए की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता है, इसलिए ए की माइनस आई पावर, माइनस आई क्षमता सबसे ज्यादा है। फिर ए के बाद बताओ किसकी, सी की, सी के बाद बताओ किसकी, बी की। ये किसका क्रम लिखा है बेटा अपन ने, माइनस आई का। क्या आप लोगों ने ये 5, 6, 7 भी ट्राई कर लिए? चलो 5, 6, 7 को हम डिस्कस करते हैं। इधर आके देखो बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सेलेनियम है। बात को समझना, ऊपर से नीचे जाते हैं भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एक ही ग्रुप के हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो बताओ एक ग्रुप के हैं आवर्त सारणी में, तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कम होती है, यानी कि माइनस आई प्रभाव कम होगा। तो ऑक्सीजन का माइनस आई प्रभाव सबसे अधिक, फिर उसके बाद सल्फर का, फिर उसके बाद सेलेनियम का, ओ स्टाइल से टीपो। तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है बेटा, ऑक्सीजन का, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का। फिर यहाँ पे देखो ये सल्फर है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन लगा हुआ है पीछे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन लगे हैं, 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेरणिक प्रभाव कैसा होता है बेटा, योगात्मक प्रभाव होता है। प्रेरणिक प्रभाव योगात्मक प्रभाव है, 3 ऑक्सीजन यहाँ से खींच रहे हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन खींच रहे हैं, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन खींच रहे हैं, 1 ऑक्सीजन। तो बताओ सबसे ज्यादा कहाँ पे खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इन 3 ऑक्सीजन की वजह से खींच रहा होगा। तो ये सल्फर अधिक विद्युत ऋण हो गया इसके कंपेरिजन में, इसलिए बेटा सबसे ज्यादा माइनस आई सी का, फिर बी का, फिर ए का। समझ में आ रही है बात आपको? माइनस आई प्रभाव बहुत सिंपल है, प्लस आई माइनस आई प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से सस्ता प्रभाव कोई है ही नहीं, एकदम सिंपल सा प्रभाव है। अगला देखो यहाँ पे, ये कार्बन कैसा है बेटा, sp। ये कार्बन याद है आपको, sp2। सारे के सारे कार्बन इस बेंजीन के अंदर कैसे होते थे, sp2। बेंजीन नहीं बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे फिनाइल या फिर अराइल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये समूह है, ठीक है, ये बेंजीन नहीं है, समूह है, इसलिए इसको फिनाइल बोलेंगे, ये अराइल समूह बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कैसा है बेटा, sp2। ठीक है, सबसे पहले जीत तो किसकी होगी, जो कार्बन sp है वो तो सबसे पहले आ जाएगा भैया माइनस आई क्रम में। अब बात रही ये भी sp2 और ये भी sp2, तो यहाँ पर कितने sp2 हैं, 6 sp2, यहाँ पे 2 sp2, बकवास रीजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चक्रीय विद्युत उत्पन्न हो जाता है इस वलय में। ठीक है, इस वलय में क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा, चक्रीय विद्युत, रिंग करंट। ठीक है, तो चक्रीय विद्युत उत्पन्न होने के कारण इसकी विद्युत ऋणता थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसकी विद्युत ऋणता थोड़ी सी बढ़ जाती है, स्लाइटली बढ़ जाएगी इसकी विद्युत ऋणता। इसकी विद्युत ऋणता बढ़ गई तो ए के बाद बी, बी के बाद सी। बात समझ में आ रही है? तो ये माइनस आई का तुलना कर ली हमने, 7 सवाल करे हैं,
दो तीन सवाल और करके देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो, मिटा दूं ये। चलो भाई, ट्राई करना ये सवाल। ट्राई करो ये दो सवाल, चलो एक सवाल और ले लो, 10 हो जाएंगे पूरे। हाँ भाई, कर लिया आपने? पोज करके कर लिया करो, ठीक है, पोज करके कर लिया करो। ठीक है, 8th वाला सवाल देखो आप, यहां पर भी नाइट्रोजन है, यहां पर भी नाइट्रोजन है सर, आप कैसे कंपेयर करेंगे, आप कैसे तुलना करेंगे? तो भैया इस नाइट्रोजन पे कोई आवेश नहीं आ रहा, इस नाइट्रोजन पे धनायन आवेश आ रहा है। ठीक है, ये वही बात हो गई बेटा कि आप भिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भाग गए। बताओ, पहले ही भिखारी है, ठीक है, उसके कटोरे में से पैसे छीन के भाग गए आप, उसकी क्या हालात होंगे? बहुत ही भयंकर हालात होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से इस नाइट्रोजन के हालात है, इसकी विद्युत ऋणता पहले ही अधिक थी, इस पे धनायन आवेश आने की वजह से इसकी विद्युत ऋणता और बढ़ गई, और बढ़ गई। तो बता हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए ग्रेटर देन बी, माइनस आई किसका ज्यादा आ जाएगा? ए का बी से ज्यादा। फिर ये सब पे धनायन आवेश है, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कम होती है। विद्युत ऋणता अभी कराया था सेम सवाल, H2O SS2 AgH3, बस मैंने एक एक H जोड़ के प्लस और लगा दिया, कोई फर्क तो ना पड़ रहा उससे, बेवकूफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो H3O प्लस SS3 प्लस SeH3 प्लस, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कम होती है, माइनस आई प्रभाव कम होगा, तो माइनस आई किसका ज्यादा? ए का बी से ज्यादा, बी का सी से ज्यादा। बात समझ में? ओ स्टाइल से टिपो। फिर यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और तीनों कार्बन कैसे बेटा? हमारे sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये वाला भी हमारा कार्बन कैसा है? sp2। तीनों कार्बन sp2 है, इससे तो तुलना की नहीं जा सकती। तो तुलना किससे करेंगे बेटा? पीछे लगे हुए परमाणु से। यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा है और यहाँ पीछे कार्बन लगा है। बताओ, दो ऑक्सीजन के खींचने की क्षमता कार्बन से ज्यादा होगी नहीं होगी? बताओ, दो ऑक्सीजन की खींचने की क्षमता एक ऑक्सीजन से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है बेटा? ए के बाद कौन है? बी, बी के बाद कौन है? सी। तो इस प्रकार से हमने माइनस आई प्रभाव की तुलना करना सीखा है। ठीक है, बहुत सारे समूह दिए मैंने आपको, आपको क्या माइनस आई की तुलना करनी है? कुछ नहीं है, विद्युत ऋणता देखो पीछे कौन कौन से समूह लगे, अगर समान समूह लगा है उसके पीछे वाले समूह को चेक कर लो, वो अधिक विद्युत ऋणी है तो वो ज्यादा खींचेगा माइनस आई में। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से प्लस आई भी होते हैं, कौन ज्यादा दे रहा है। यहाँ पे क्या बात थी? कौन अधिक खींच रहा है। भाई इसके आगे कोई ना कोई समूह लगा रखा है मैंने, इन सब के आगे कोई ना कोई समूह लगा हुआ है, और वो सब समूह कैसे हैं? समान है। ठीक है, अच्छा ये माइनस आई लगा रहे हैं तो वो समूह क्या लगा रहा होगा? प्लस आई। एक ही यौगिक में दोनों प्रभाव मौजूद है, एक तरफ से माइनस है, भाई कोई खींचने वाला है तो कोई देने वाला भी तो होगा। तो जो माइनस आई लगा रहा है वो एक समूह हो गया, और उसी यौगिक में प्लस आई वाला समूह भी होगा। आपको देखना है कि सवाल पूछा क्या जा रहा है, आपसे माइनस आई के बारे में चर्चा की जा रही है या आपसे प्लस आई के बारे में चर्चा की जा रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक नोट डाउन करें। मैं ये इधर वाला मिटा रहा हूं पहले, और अब मैं इधर वाला भी मिटा रहा हूं, लिख लिया होगा भाई। नेक्स्ट है अपने पास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हर साल एक ना एक सवाल आ ही रहा है, माइनस आई श्रेणी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने चाहे उतने स्टार लगा लो आप, सीधे सीधे सवाल उठ के आ जाता है माइनस आई श्रेणी में से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको जो माइनस आई श्रेणी बता रहा हूं, आपको केवल उतनी ही ध्यान रखनी है। मैंने बहुत सारी किताबों में से छांट छूट के ये
छोटी सी माइनस आई श्रेणी निकाली है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत लंबी लंबी माइनस आई श्रेणी लिखा देते हैं, अपने को उतनी पढ़नी ही नहीं है, आते ही नहीं है वैसे सवाल, तो पढ़ने का क्या मतलब है। अपन को सिंपल साधारण सी माइनस आई श्रेणी पढ़नी है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं सबसे पहले NF3+ के बाद NR3+। बेसिकली क्या है, ये विद्युत ऋणता में अंतर, ठीक है। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा है। और विद्युत ऋणता कैसे निकालते हैं बेटा, प्रयोगशाला में, एक्सपेरिमेंटल है सारा का सारा, कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं है इसको मैं सिद्ध कर दूंगा, सिद्ध नहीं कर सकता, सीधे प्रयोगशाला में निकाली गई है वैल्यूज और एक सीरीज में रख दी, एक श्रेणी में रख दी, और वो श्रेणी क्या बन गई, माइनस आई श्रेणी बन गई। NF3+, NR3+, NS3+, नेक्स्ट है NO2, नेक्स्ट है CN, नेक्स्ट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH2, फिनाइल, CH डबल बॉन्ड CH2, और अंत में हाइड्रोजन, जिसका प्रेरणिक प्रभाव क्या माना गया है बेटा, 0 माना गया है, ठीक है। इतनी सी सीरीज है, आपको याद करनी है, मुझे भी याद है, आपको भी याद हो जाएगी। कैसे होगी भाई, पूरा साल पढ़ा है, धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज याद करने की कोशिश करोगे, अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने भी याद करी है, कोई शॉर्टकट फोटकट नहीं है। NF3+, NR3+, NH3+, NO2, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH2, फिनाइल, CH डबल बॉन्ड CH2, और हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव क्या है बेटा, 0 है, ठीक है। अब देखो, समझने के लिए एक तरह से समझ सकते हैं, हालांकि वो समझना बेकार है, पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर तीनों नाइट्रोजन पे धनायन आवेश आ रहा है, और अभी मैंने आपको बताया किसी भी ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर अगर धनायन आवेश आ जाता है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। भिखारी के कटोरे में से अगर आप पैसे छीन के भागोगे तो उसकी हालत और ज्यादा खराब होगी। उसी प्रकार से तीनों नाइट्रोजन की हालत अधिक खराब है। तो यहाँ पे बताओ, इनकी विद्युत ऋणता और अधिक बढ़ गई, और अधिक बढ़ गई तो इनका माइनस आई प्रभाव बढ़ गया। अब इन तीनों में ही अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं पीछे, बात समझना, फ्लोरीन खींच रहे हैं और नाइट्रोजन पहले ही बहुत दुखी था, और 3 फ्लोरीन और ज्यादा खींच रहे हैं, तो बताओ इसकी विद्युत ऋणता और बढ़ गई। NR3+ और NH3+ के बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा अलग से लेकर, क्योंकि मैंने आपको बताया था सामान्यतः जो R का प्रभाव है, एल्किल समूह का प्रभाव है, वो कैसा होता है बेटा, प्लस आई होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्लस आई है, तो प्लस आई है तो ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, जबकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है, तो ये दे रहा होगा, तो इसकी खींचने की क्षमता तो कम हो जानी चाहिए, तो ये आगे नहीं आना चाहिए था, पीछे आना चाहिए था। लेकिन मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको, उससे पहले आप सोचते रहो, तब तक मैं आगे चल रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन पे धनायन आवेश है बेटा, और यहाँ पे देखूंगा तो कोई आवेश नहीं है, हालांकि पीछे 2-2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं इसके पीछे, ठीक है, 2 ऑक्सीजन ज्यादा लगे हुए हैं, तो वो खींच रहे होंगे भयंकर रूप से, लेकिन एक हालत बहुत खराब है, एक यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे ये उदासीन है, ठीक है ना, आवेश नहीं है। फिर यहाँ पे देखूंगा तो ये कार्बन sp है, और इसके पीछे क्या लगा हुआ है बेटा, नाइट्रोजन लगा हुआ है। फिर हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता ही है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4.0 होती है, 4, तो ये उससे भी अधिक विद्युत ऋणी है। ये आपके और भी चीजों में काम आने वाले हैं, कार्बनिक रसायन में भी काम आ जाएगा आपके, कि ये फ्लोरीन से भी अधिक विद्युत ऋणी है, बात समझ में आ रही है। फिर ये कार्बन sp है, इसके पीछे फिर से कार्बन sp लगा हुआ है, और ये नाइट्रोजन sp3, झोल, यहाँ पे अगेन झोल आया, और यहाँ से एक काम की बात निकल के आई है बेटा। वो काम की बात क्या है कि यहाँ पे देखो, अगर मैं विद्युत ऋणता की बात करूँ, एक बहुत काम की बात निकल के आई है माइनस आई श्रेणी से, कि कार्बन sp जो है आपका, वो इस नाइट्रोजन sp3 से अधिक विद्युत ऋणी है। कार्बन sp नाइट्रोजन sp3 से अधिक विद्युत ऋणी है। पूरी कार्बनिक रसायन में ये बात काम आएगी अपने, ये इंपॉर्टेंट बात है, भयंकर रूप से काम आने वाली है। जब हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तब भी इसका यूज करेंगे। कार्बन sp नाइट्रोजन sp3 से अधिक विद्युत ऋणी होता है। कैसे पता चला भैया, प्रयोगशाला में विद्युत ऋणताएं निकाली। आपको पता है बहुत सारे स्केल होते हैं, पॉलिंग फॉलिंग सारे स्केल है, उनके बेसिस पे हमने इनकी विद्युत ऋणताएं निकाली। फिर यहाँ पे आपको पता है ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, लेकिन यहाँ पे चक्रीय विद्युत उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूँ, चक्रीय विद्युत उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे इसकी विद्युत ऋणता थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पे विद्युत ऋणता थोड़ी सी बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पे विद्युत ऋणता कम हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव तो क्या होता है बेटा, 0 होता ही है,
ठीक है। अब मुद्दा क्या है कि ये Nr3 प्लस और NH3 प्लस में Nr3 प्लस की विद्युत ऋणता ज्यादा है NH3 प्लस से, Nr3 प्लस का माइनस आई प्रभाव NH3 प्लस से ज्यादा है। ये तो सर हजम ही नहीं हो रही बात, कैसे Nr3 प्लस का NH3 प्लस से ज्यादा हो सकता है। अभी बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने तो सोचा नहीं होगा, आलसी कहीं के। आओ फिर भी बता देते हैं, हमारा काम ही यही है बताने का। Nr3 प्लस लिखा हुआ है और यहीं पे मैं आपको NH3 प्लस लिख देता हूं। NH3 प्लस लिखा हुआ है। Nr3 प्लस और NH3 प्लस में मैं कह रहा हूं कि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। अभी भी मैं आपको समय दे रहा हूं, भाई इस R का तो प्लस आई होता है, अगर इस R का प्लस आई है तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नाइट्रोजन भिखारी है, और अगर ये नाइट्रोजन भिखारी है, इसको पैसे मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसकी तो माइनस आई पावर कम हो जानी चाहिए, माइनस आई क्षमता कम हो जानी चाहिए, जबकि हाइड्रोजन का तो प्रेरणिक प्रभाव है ही नहीं। फिर भी कम विद्युत ऋणीय, Nr3 प्लस ज्यादा विद्युत ऋणीय। सोच के देखो, छोटा सा क्लिक है बस, अगर जरा सा दिमाग लगा लिया तो आ जाएगा। यहां पे जो बेटा ये R है ना, इस R के अंदर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बहुत सारे समूह हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है, गुच्छा है ये। तो ये R इस R से क्या लगा रहा होगा, वांडरवाल विकर्षण लगा रहा होगा, और विकर्षण लगा रहा होगा तो बताओ विकर्षण की वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या जा रहे होंगे, दूर, और दूर जा रहे होंगे। देखो पहले 3 R ऐसे थे, ये दूर जा रहे हैं बेटा, दूर। अब इससे ज्यादा दूर नहीं कर सकता मैं, मेरी उंगलियां टूट जाएंगी। ये मान लो ऐसे कर रहा हूं, ये 3 R हैं, ये दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो बताओ क्या क्या बढ़ रहा है साथ के साथ, बंद कोण भी बढ़ रहा है। और अगर बंद कोण बढ़ता है, ये बंद कोण बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो बंद कोण बढ़ता है, तो आपको याद है कि sp3 का जो बंद कोण होता था वो कितना होता था, 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 का बंद कोण कितना होता था बेटा, 120 डिग्री, और sp का बंद कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो जैसे जैसे बंद कोण बढ़ रहा है, परसेंटेज s चरित्र भी बढ़ रहे हैं। सही बात है कि नहीं है, जैसे जैसे बंद कोण बढ़ रहा है, परसेंटेज एस चरित्र बढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल, बंद कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, समानुपाती है परसेंटेज एस चरित्र के। जितने ज्यादा परसेंटेज एस चरित्र बढ़े, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बंद कोण बढ़ेगा, उतने ज्यादा परसेंटेज एस चरित्र। और अगर परसेंटेज एस चरित्र बढ़ता है, बताओ एसपी में ज्यादा परसेंटेज एस चरित्र है या sp3 में? एसपी में 50% है, sp3 में 25% है। जितने ज्यादा परसेंटेज एस चरित्र बढ़ते हैं उतनी ज्यादा विद्युत ऋणता भी बढ़ती है। एक बात यहां से ये निकल के आई, और विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो भैया इन R में विकर्षण लगने के कारण बंद कोण बढ़ रहा है, बंद कोण बढ़ने के कारण परसेंटेज एस चरित्र बढ़ रहे हैं, और परसेंटेज एस चरित्र बढ़ने के कारण इसकी विद्युत ऋणता बढ़ रही है। एक कारण है, दूसरा कारण अपने काम का नहीं है, ज्यादा हाई लेवल पर नहीं जाना, अपना काम इससे चल रहा है तो अपन ज्यादा हाई लेवल पर जाएं क्यों। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से Nr3 प्लस और NH3 प्लस का मैंने आपको रीजन दे दिया कि Nr3 प्लस NH3 प्लस से क्यों ज्यादा है। और दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या था, C ट्रिपल बॉन्ड CH का NH2 से अधिक माइनस आई प्रभाव है, जिससे निकल के आ रही थी बात कि कार्बन sp जो है वो नाइट्रोजन sp3 से अधिक विद्युत ऋणीय है। बात समझ में आती है? फटाफट से इसको नोट डाउन करो, पॉज करके कर लो फटाफट से नोट डाउन, ठीक है, मैं मिटा देता हूं। ये माइनस आई श्रेणी थी, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट जो है हमारी प्लस आई श्रेणी। माइनस आई श्रेणी बिल्कुल रट्टू तरीके से याद होनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगी। माइनस आई श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सवाल पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। प्लस आई श्रेणी की बात करते हैं, जिस तरह से माइनस आई श्रेणी लिखी है उस तरह से प्लस आई श्रेणी भी लिख लेंगे हम। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करेंगे, ठीक है। और इसमें भी सितारे लगा लेंगे, सितारे हमारे हाथ में हैं, अभी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। प्लस आई श्रेणी की बात करेंगे, वहां पे क्या हो रहा था बेटा, कौन कितना अधिक खींच रहा है वो माइनस आई अधिक लगाएगा, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक थी वो माइनस आई अधिक लगाएगा। अब यहाँ पे प्लस आई है, कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा बंध के थ्रू, कौन कितनी अधिक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, किसकी विद्युत ऋणता कम है, ये सब बात किस पे डिपेंड करेगी, जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख नहीं पा रहा होगा। बात समझ रहे हो आप, जो इलेक्ट्रॉन को रखने पे अस्थायी महसूस कर रहा होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा। भाई किसी के पास बहुत पैसा है, उसके चुल आ रही है, मेरे से पैसे खर्च नहीं हो रहे, मेरे से पैसा रखा नहीं जा रहा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ले भाई तू ले जा, ले भाई तू ले जा, वो अस्थायी फील कर रहा है। वैसे ऐसा कोई करता नहीं है अस्थायी फील, ठीक है, मतलब उल्टा तो जरूर है लेकिन ये इसका सीधा नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को देगा बेटा उसका प्लस आई उतना अधिक होगा। और जल्दी इलेक्ट्रॉन को कौन देगा, जो जितना अस्थायी महसूस करेगा उस इलेक्ट्रॉन को रख के। बात समझ में आ रही है? तो बताओ सबसे पहले कौन आएंगे, ऋणायन आवेश वाले आएंगे या धनायन आवेश वाले आएंगे? ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऋणायन आवेश वाले आएंगे, क्योंकि ऋणायन आवेश वाले के कंपैरिजन में अगर हम उदासीन को देखें तो ऋणायन आवेश वाले पे जबरदस्ती का आवेश है, वो उसको देके उदासीन बनना चाहेगा, क्योंकि उदासीन हमेशा आवेश वाले से अच्छा होता है, स्थायी होता है। भाई वहां पे धनायन था, वो लेके खुश था ताकि उसका धनायन आवेश हट जाए। ऋणायन आवेश वाला क्या करेगा, देके खुश होगा ताकि वो उदासीन हो जाए। तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा, CH2 माइनस, फिर आएगा आपका NH माइनस, फिर आएगा आपका O माइनस, फिर आपका आएगा COO माइनस, फिर आपका आएगा 3 डिग्री एल्काइल। 3 डिग्री एल्काइल कैसा दिखता है, या R लगा लो यहाँ पे, R R R, तीनों R अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल के बाद 2 डिग्री अल्काइल। 2 डिग्री अल्काइल कैसा दिखेगा, R R और एक हाइड्रोजन होगा। फिर कौन आएगा बेटा, 1 डिग्री अल्काइल, ठीक है। इसके ये सब जुड़े हुए हैं किसी ना किसी से, ठीक है। 1 डिग्री अल्काइल वो कैसा दिखेगा, CH2R। उसके बाद कौन आएगा, CH3, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, 0 होता है। सारे केस अपन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देख रहे हैं, कौन उससे अधिक विद्युत ऋणी है, कौन उससे कम विद्युत ऋणी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जिसकी विद्युत ऋणता जितनी कम होगी उसकी देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। बात को समझना, जिसकी विद्युत ऋणता जितनी कम होगी उसकी देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। और भैया ये तो विद्युत ऋणता में कम था ही था, ऊपर से इस पे ऋणायन आवेश और आ रहा है। तो ये ऋणायन आवेश कब खत्म होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो भैया ऋणायन आवेश और बढ़ेगा, कि जब इलेक्ट्रॉन देगा तो खत्म होगा। और उदासीन और आवेश में ज्यादा बढ़िया कौन होता है बेटा, उदासीन। तो यहाँ पे ऋणायन है, और अगर इसको खत्म करना है ऋणायन को तो देना पड़ेगा। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपने सुना होगा अधिक विद्युत ऋणी पे ऋणायन आवेश अच्छा होता है। तो बताओ ये तो कम विद्युत ऋणी है, ये ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, तो कम विद्युत ऋणी पे ऋणायन कैसा है, अस्थायी है। और जितना अधिक अस्थायी होगा उतनी जल्दी देने की टेंडेंसी रखेगा। इसलिए कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा। मुद्दा आता है COO माइनस पे। सर COO माइनस तो खींचता था, आपने पहले एग्जाम्पल कराया था, उसमें तो COOH खींच रहा था। भाई COOH था, यहाँ माइनस है। अभी इसको भी मैं एक एग्जांपल लेके क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अपन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पे 3 R दे रहे हैं, और आपको पता है प्रेरणिक प्रभाव कैसा होता है, योगात्मक प्रभाव होता है। 3 R का प्लस आई लग रहा है बेटा, यहाँ पे 2 R का प्लस आई लग रहा है, और यहाँ पे 1 R का प्लस आई लग रहा है। तो योगात्मक प्रभाव होता है, तो प्रेरणिक प्रभाव वहां पे 3 जनों का जुड़ रहा है, यहाँ पे 2 का जुड़ रहा है, यहाँ पे 1 का जुड़ रहा है। तो देने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी, उसकी ज्यादा होगी। 3 लोगों का उसको सपोर्ट है, यहाँ पे 2 लोगों का सपोर्ट है, यहाँ पे 1 लोगों का सपोर्ट है, यहाँ पीछे 3 हाइड्रोजन है, तो इसका प्रेरणिक प्रभाव कम होगा। बात समझ में आ रही। अब मुद्दा क्या है, COO माइनस। समझना बात को ध्यान से, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं आपको, उदाहरण से समझा रहा हूं। यहां पे मैंने ये बेंजीन ली, इस पे मैंने एक बार COOH लगाया बेटा, फिर मैंने यहाँ पे एक बेंजीन ली और इस पे मैंने बेटा COO माइनस लगाया। क्या ये दोनों देखने में एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है भाई एवं बहन, ठीक है। यहाँ पे एक भी बिल्कुल मतलब ये एच लगा हुआ है, यहाँ पे ऋणायन है, कैसे एक जैसे हैं, अलग अलग यौगिक है भाई, अलग अलग, ठीक है। ये इसका वो है क्या, संयुग्म क्षार है वो, ये संयुग्म क्षार है इसका, ठीक है ना। चलो अभी बात को देखते हैं, संयुग्म क्षार, संयुग्म क्षार तुम्हें कहाँ आएगा अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये इसी का आयन है, यूं समझ लो। अभी बात को समझो, ये कार्बन कैसा है बेटा, sp2, और इसके पीछे क्या लगे हुए हैं, कार्बन ही कार्बन। ये कार्बन कैसा है बेटा, sp2, और इसके पीछे क्या लगे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको गोले में रखूं और अगर मैं इसको गोले में रखूं तो इसका प्रभाव तो -I आएगा, और इस बेंजीन का प्रभाव क्या आएगा, इस फिनाइल रिंग का प्रभाव क्या आएगा, +I। इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, सर इसमें तो है ही नहीं, तो डाउट तो इसमें है, ठीक है। इसको +I में रख दिया आपने, अरे तो बता रहा हूं ना भाई, ये कार्बन वापस से sp2 है, ये कार्बन sp2 है। अब अगर मान लो इस फिनाइल रिंग से इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो खींचे तो आगे ट्रांसफर करेगा।
आगे ट्रांसफर करेगा तो वो खींचने के बाद ऑक्सीजन तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन पे पहले से कौन सा आवेश है बेटा, ऋणायन आवेश, तो वो कम हो रहा है या उल्टा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है तो भैया ऑक्सीजन पे ऋणायन तो पहले से था, ऊपर से तुम और बढ़ा रहे हो तो यौगिक को अस्थायी कर रहे हो या स्थायी, अस्थायी। और भैया ये प्रेरणिक प्रभाव कैसा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव, और यौगिक खुद प्रभाव अपने आप लगा रहा है, तो बताओ वो स्थायी होने के लिए लगा रहा है या अस्थायी होने के लिए लगा रहा है, स्थायी होने के लिए। तो भाई ये क्या चाहता है, CO माइनस, ये उदासीन होना चाहता है यार, ये उदासीन होना चाहता है, लेकिन तुम इसको और ज्यादा ऋणात्मक बना रहे हो, ठीक है। तो ये उदासीन कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा या खींचेगा, ये जब इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तब जाके ये उदासीन महसूस करेगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा प्रभाव लगाएगा, प्लस आई। देख रहे हो, एक एच हटाने की वजह से, एक ऋणायन आने की वजह से कितना चेंजेस आ गया, बात समझ में आ रही है। इसका माइनस आई था, इसका प्लस आई है। इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए बता दी मैंने आपको। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, CO माइनस का भी माइनस आई लगा देते हैं, या फिर COH का CO माइनस का रट के प्लस आई लगा देते हैं। COH अलग है, CO माइनस अलग है, आपको सिचुएशन को देख के सोल्व करना है। जरूरी नहीं है COH का हमेशा माइनस आई है, COH का प्लस आई भी आ सकता है अगर इससे अधिक विद्युत ऋणी चीज लगी हो तो। मान लो इससे मैं NF3 प्लस को जोड़ देता COH से, तो इसका कौन सा प्रभाव लगने लग जाता, प्लस आई। नहीं आई बात समझ में, आ गई, नहीं आ गई, ठीक है, बात समझिए आप। इस उदाहरण से मैंने आपको बताया CO माइनस का कैसे प्लस आई प्रभाव लगता है। ये एक प्लस आई श्रेणी थी, अभी सारी प्लस आई श्रेणी खत्म नहीं, ये पहली प्लस आई श्रेणी थी आपकी, यहां तक नोट डाउन करो आप, ठीक है। हाँ भाई, तो ये प्लस आई श्रेणी समझ में आ गई आपको, माइनस आई श्रेणी समझ में आ गई। अब इसी प्लस आई श्रेणी में मैं दो और श्रेणियां ऐड कर रहा हूं, इसको मिटा के, अभी प्लस आई चल रहा है, ठीक है ना। ये पहले नंबर की श्रेणी थी बेटा, अब दूसरे तीसरे नंबर की देखो आप, दूसरी श्रेणी, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। अब ये क्या है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम एक दूसरे के क्या होते हैं, समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिकों में ट्रीटियम का ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से प्रेरणिक प्रभाव यानी कि प्लस आई जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है वो अधिक होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, फैक्ट है, ठीक है। एक हाइड्रोजन है और ट्रीटियम है, आप मुझे इतना सा बता दो, हाइड्रोजन और ट्रीटियम में अधिक भार वाला कौन है, ट्रीटियम। ट्रीटियम का भार अधिक है, हाइड्रोजन का भार कम है। अगर हाइड्रोजन का भार कम है तो ज्यादा कंपन किस में होगा, हाइड्रोजन में या ट्रीटियम में। ऑब्वियस सी बात है, जिसका भार कम होगा उसमें कंपन ज्यादा होगा, ट्रीटियम में कंपन कम होगा। तो हाइड्रोजन में कंपन बहुत तेजी से हो रहा है साहब, और ट्रीटियम में कंपन धीरे 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 हो रहा है। इधर से कार्बन आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, कार्बन। जब दोनों चीजें टकराएंगी तभी बंध बनेगा भाई, कोलिजन से, टकराने से बंध बनता है। जब भी मैं टकराव बोलूंगा इसका मतलब, टकराव का मतलब क्या है, कोलिजन, ठीक है ना, कोलिजन, बंध बनाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। यह तेजी से हाइड्रोजन कंपन कर रहा है और ट्रीटियम धीरे से कंपन कर रहा है, कार्बन इधर से आ रहा है। बताओ अच्छा कंपन किसके साथ होगा भाई, ट्रीटियम एक जगह पर ज्यादा समय के लिए होगा, और ज्यादा समय के लिए होगा तो कार्बन से टकराने की संभावना ट्रीटियम की ज्यादा है हाइड्रोजन के सापेक्ष में, ठीक है। हाइड्रोजन के सापेक्ष में बहुत सारे कार्बन बिना टकराए निकल जाएंगे, लेकिन ट्रीटियम के साथ ऐसा नहीं होगा। तो जितना बढ़िया टकराव होगा उतना बढ़िया बंध बनेगा, और जितना बढ़िया बंध बनेगा उसका बंध सामर्थ्य उतना अधिक होगा, और अगर बंध सामर्थ्य अधिक होगा तो उसकी बंध लंबाई कैसी होगी, कम होगी। और अगर बंध लंबाई कम होगी तो आपको मैंने बताया था प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है बेटा, प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है, दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। जितनी कम बंध लंबाई होगी उसका प्लस आई, उसका प्रेरणिक प्रभाव उतना अधिक लग रहा होगा। यानी कि अगर मैं कार्बन ट्रीटियम की बात करूं तो ये बंध इतना सा है, और अगर मैं कार्बन ड्यूटेरियम की बात करूं तो ये बंध इतना बड़ा है, और कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं तो ये इतना बड़ा है। एक दूसरे के सापेक्ष में बनाया, हालांकि इतने बड़े बड़े नहीं होंगे, लेकिन अपन ने समझने के लिए बनाया, ठीक है। और ट्रीटियम के बारे में मैंने क्या बोला, इसका भार कैसा है, इसका भार अधिक है, और भार अधिक है तो बताओ कंपन कैसा होगा, कंपन कम होगा। और अगर कंपन कम होगा बेटा तो बताओ टकराव कैसा होगा, कोलिजन कैसा होगा, टकराव बढ़िया होगा। और टकराव बढ़िया होगा बेटा तो बंध कैसा बनेगा, बंध मजबूत बनेगा। देसी 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 तरीके से चल रहे हैं, बंध मजबूत मतलब बंध सामर्थ्य कैसा होगा, बंध सामर्थ्य
प्रबल होगा और बंध सामर्थ्य प्रबल होगा तो बंध लंबाई कैसी होगी बेटा? बंध लंबाई छोटी होगी। और बंध लंबाई अगर छोटी होगी बेटा तो आपको बताया है प्रेरणिक प्रभाव दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। पूरी चीज जुड़ गई इसमें। भार अधिक है, कंपन कम होगा, टकराव बढ़िया होगा, बंध मजबूत बनेगा तो बंध सामर्थ्य प्रबल होगा बेटा, बंध लंबाई छोटी होगी और बंध लंबाई छोटी होगी तो प्रेरणिक प्रभाव दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती है। दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती, इसका मतलब इसमें प्रेरणिक प्रभाव अधिक लगेगा। और ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो प्लस आई किसका ज्यादा होगा बेटा? ट्रिटियम का ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा। ये केवल ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की बात नहीं है, यह उन सभी समस्थानिकों की बात है जिसका भार अधिक होगा। जैसे अगर मैं तीसरा बताऊं आपको तो O 18 माइनस का O 16 माइनस, 16 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, स्टैंडर्ड तो 16 ही होता है, ठीक है। O माइनस का O 18 माइनस में अगर मैं कंपेयर करूं तो O 18 माइनस जो है उसका प्लस आई अधिक होगा O माइनस से। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हमने प्लस आई सीख लिया कि प्लस आई कैसा होता है, ठीक है। अब इसी प्लस आई माइनस आई यानी कि प्रेरणिक प्रभाव के हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे कि प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग क्या है, प्रेरणिक प्रभाव की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। प्रेरणिक प्रभाव सीख लिया हमने। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है भाई? अपन क्या देखते हैं, यही तो पढ़ते आ रहे हैं, ABCD पढ़ा। फिर ABCD क्यों पढ़ा था? ताकि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय सीख लें। और A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय क्यों सीखा था? ताकि हम स्टेटमेंट बनाना सीख लें, एक सेंटेंस लिखना सीख लें। एक सेंटेंस लिखना क्यों सीखा था? ताकि हम पैराग्राफ लिखना सीख लें। पैराग्राफ लिखना क्यों सीखा था? ताकि हम अखबार पढ़ लें, ठीक है। तो ये प्लस आई श्रेणी थी। मजाक कर रहा हूँ भाई। अब बात करते हैं हम प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग की। प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग दिख रहा है आप लोगों को? प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, ठीक है। तो प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग में हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो क्या पढ़ेंगे हम? मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। अब देखो मध्यवर्ती क्या होता है पहले समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा बना लेंगे अपन, है ना। आप लोग ही बना लेना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा A से B, B से C। A क्या है? अभिकारक। C क्या है? उत्पाद। A क्या है? रिएक्टेंट। C क्या है? प्रोडक्ट। तो B क्या है? मध्यवर्ती। B क्या है? मध्यवर्ती। A से B बना, B से C बना, डायरेक्ट A से C नहीं बना, B बना बीच में। B क्या है? मध्यवर्ती। B क्या है आपका? इंटरमीडिएट। बात समझ में आ रही है आपको? अगर मैं आपसे पूछूं इस अभिक्रिया में कितने मध्यवर्ती हैं, कितने मध्यवर्ती हैं बताओ? तो केवल एक मध्यवर्ती है, वो कौन है? बी। तो अगर मेरे को बी की परिभाषा लिखनी है तो आप ध्यान से देखो, क्या मैं बी की परिभाषा ऐसे नहीं लिख सकता कि जो एक अभिक्रिया के लिए तो उत्पाद हो, ए के लिए तो ये उत्पाद है और सी के लिए क्या है? अभिकारक है। तो एक अभिक्रिया के लिए तो उत्पाद हो और दूसरी अभिक्रिया के लिए क्या हो बेटा? अभिकारक हो, उसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती। एक और रिएक्शन देखो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ए से एफ, एफ से जी। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस अभिक्रिया में कितने मध्यवर्ती हैं तो बी मध्यवर्ती है, सी मध्यवर्ती है, डी मध्यवर्ती और एफ मध्यवर्ती है। मतलब कितने मध्यवर्ती है बेटा? 4। कौन कौन से? बी, सी, डी और एफ। ये चारों के चारों कैसे हैं बेटा? मध्यवर्ती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बी, सी, डी, एफ मध्यवर्ती है। तो अगर मैं इस अभिक्रिया, इस मध्यवर्ती की परिभाषा लिखना चाहूं तो वह प्रजाति जो किसी एक अभिक्रिया के लिए उत्पाद हो एवं
दूसरी अभिक्रिया के लिए अभिकारक हो, उसे मध्यवर्ती कहते हैं। ये जो पीली चौक से लिखा है वो परिभाषा है, और जो ये गुलाबी चौक से लिखा है ये उदाहरण है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, और ये मध्यवर्ती की परिभाषा है। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट डाउन करें फटाफट से पोज करके। ठीक है, अब मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं, चलो आप पहले इसको यहां तक नोट डाउन करो। ठीक है, हाँ तो भाई मध्यवर्ती की परिभाषा लिख ली होगी आपने। ठीक है, अब मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। मध्यवर्ती बेटा 3 प्रकार के तो अभी अपन को स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड 3 प्रकार के मध्यवर्ती मार्केट में चल रहे हैं वो तो अपने को देखने हैं, बाकी के फिर मैं बाद में ऐड कर दूंगा। सबसे पहला मध्यवर्ती जो है वो है हमारा कार्ब धनायन, जिसको बेटा कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। कार्बोनियम आयन, और इसी को शॉर्ट में बेटा कार्बन पे ऊपर प्लस चार्ज लिख के दर्शा देते हैं। ठीक है, अभी कार्ब धनायन कैसे बनता है ध्यान से देखेंगे, एक ही बार समझाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा, कार्बन का। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का। भाई एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के दोनों परमाणु आपस में टकराए होंगे तब बंध बना होगा। तो ये दोनों ने मान लो लिखी होगी, मैं तेरे को एक दे रहा हूं, एक तू मुझे दे, बंध बना लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। ठीक है, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के फेवर में तोड़ दूं, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के फेवर में तोड़ दूं, तोड़ दिए, बस कैसे तोड़े वो आपको नहीं सोचना है, बस तोड़ दिए, दोनों के दोनों क्लोरीन के फेवर में तोड़ दिए, कार्बन वाला भी क्लोरीन ले गया। तो भैया कमी किस पे हुई, कमी हुई हमारे कार्बन पे, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस पे आया बेटा, क्लोरीन पे। कमी किस पे हुई, कार्बन पे, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस पे आया, क्लोरीन पे। ठीक है, अब सबसे पहली बात जो इसके लिए मैं कह सकता हूं, ये जो विखंडन किया है मैंने इस बंध का, ये बंध का जो मैंने विखंडन किया है बेटा वो किसी एक के फेवर में किया है, दोनों को बराबर बराबर नहीं दिया, किसी एक के फेवर में मैंने विखंडन किया है। और अगर किसी एक के फेवर में विखंडन करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा विषमांश विखंडन, विषमांश विखंडन, जिसको इंग्लिश में हेट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं। किसी एक के फेवर में दोनों इलेक्ट्रॉन को तोड़ना क्या कहलाता है, विषमांश विखंडन। ऐसा विषमांश विखंडन करने की वजह से बेटा कार्बन कैसा हुआ है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है या इलेक्ट्रॉन की बढ़त हुई है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो वो कैसा हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया। कार्बन कैसा हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हो गया। बताओ कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हो गया। अभी यहाँ पे अगर मैं कार्बन के अष्टक की बात करूं तो इसका अष्टक पूर्ण है अपूर्ण है, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वैलेंस शेल में। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में, कार्बन के बारीक अष्टक में देखो आप 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसका अष्टक कैसा है, अष्टक अपूर्ण है। और अष्टक अपूर्ण क्यों है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है आपको, अष्टक अपूर्ण और इसके बाहरी कक्षक में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी बात, सर ये क्या बता रहे हो, ऊपर तो आपने लिखा था कि प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, सब रिलेट कर दूंगा मैं, अभी इसको प्रेरणिक प्रभाव पे ले जाऊंगा, पहले आप कार्ब धनायन के बारे में समझना चालू करो। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस पे धनायन आवेश आ गया, और मैंने आपको बोला था अगर धनायन आवेश है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब जाके उदासीन होगा, क्योंकि कोई भी स्पीशी, कोई भी प्रजाति क्या होना चाहती है, उदासीन होना चाहती है। और वो उदासीन अगर धनायन है तो लेके होगी, ऋणायन है तो देके होगी, और इस पे धनायन आया तो भैया ये लेके होगी, यानी कि ये समूह कैसा है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। इसका अष्टक अपूर्ण है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तब जाके इसका अष्टक पूर्ण होगा।
बात समझ में आ रही है आपको इतनी सी? अच्छा मुझे आप ये बताओ कि जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखूं तो 1s2 2s2 2p2, ये तो आप ग्राउंड स्टेट में लिखते हो। अगर एक्साइटेड स्टेट में लिखूंगा तो 1s2 2s1 2p3, ये एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बेटा s में है और 3 इलेक्ट्रॉन p में है। अब जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, वो इलेक्ट्रॉन कौन सा गया होगा? वो इलेक्ट्रॉन गया होगा p वाला, क्योंकि बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू एस से निकालना, पी निकालना, पी से निकालना ज्यादा आसान है। यानी कि कौन सा कक्षक खाली हुआ होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन गया होगा? पी वाला इलेक्ट्रॉन गया होगा, पी वाला इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो अब जो नई हालात होंगे कार्बन के विन्यास के, वो क्या हालात होंगे? एस, एक एस में होगा और 2 पी में होंगे और एक पी रिक्त पड़ा होगा, ठीक है ना, एक पी रिक्त पड़ा होगा। तो यहां से जब मैं संकरण करूंगा, मैंने आपको बताया था संकरण करते हैं तो एक एस और 2 पी मिलके 3 नए संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनका नाम क्या होता है बेटा? sp2 sp2 sp2। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। क्या ये खाली वाला पी कक्षक संकरण में भागीदारी दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, वो खाली का खाली पड़ा है, रिक्त है। और sp2 की ज्यामिति क्या होती है? त्रिकोणीय समतलीय। तो आओ इधर देखो, इसकी ज्यामिति क्या है? ये त्रिकोण बना रहा है, ये ऐसे त्रिकोण बना रहा है, और समतलीय मतलब सारा का सारा एक ही तल में है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक तल में बन रहा है, ये जो त्रिकोण बन रहा है वो एक तल में बन रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ है तो एक हाइड्रोजन यहाँ है तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, और ये जो रिक्त पी कक्षक है वो ऐसे लंबवत जा रहा है। ये जैसे पंखा, पंखा देखा हुआ है आपने, 3 पंखुड़ी होती है, तीनों पंखुड़ी के कोने पे क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन, और जो बीच में पंखे का डंडा जा रहा है वो क्या है? रिक्त पी कक्षक, और बीच का जो पंखे का गोला है वो क्या है? कार्बन। ऐसे समझ लो आप। अपना सीलिंग फैन देखो, अज्यूम करो सीलिंग फैन देखो, सीलिंग मतलब छत का पंखा देखो फटाफट, उसमें 3 पंखुड़ियां, उन तीनों पंखुड़ी के कोने पे हाइड्रोजन मानो, उनको आपस में जोड़ोगे तो क्या बनेगा? त्रिकोण, और तीनों क्या है? एक ही तल में। बात समझ में आ रही है आपको? और जो बीच में डंडा जा रहा है वो क्या है? रिक्त पी कक्षक, और जो गोला है वो क्या है? कार्बन। तो कार्बन है, 3 पंखुड़ियां हैं, और ये डंडा है बीच का, रिक्त पी कक्षक। त्रिकोणीय समतलीय समझ में आई? त्रिकोणीय समतलीय कैसी होती है? ठीक है। अच्छा यहां से अपन ने एक बात निकाल ली भाई, इसका संकरण क्या है? इस कार्ब धनायन का संकरण क्या आ रहा है बेटा? इस कार्ब धनायन का संकरण आ रहा है sp2, और इस कार्ब धनायन की ज्यामिति क्या आ रही है? इस कार्ब धनायन की ज्यामिति आ रही है त्रिकोणीय समतलीय। इस कार्ब धनायन की ज्यामिति आ रही है त्रिकोणीय समतलीय, और इस कार्ब धनायन का संकरण क्या आ रहा है बेटा? sp2 इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, अष्टक अपूर्ण है। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? अब सर ये तो बात समझ में आ गई कि ये sp2 है, ये बात भी समझ में आ गई, इसका त्रिकोणीय समतलीय इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, पूरी जानकारी दे दी मैंने आपको कार्ब धनायन के बारे में। सारा कार्ब धनायन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पूर्ण रूप से ये काम आएगा कार्बनिक रसायन में कि कार्ब धनायन की इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आपसे सवाल हो जाएंगे कि कार्ब धनायन इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है, कार्ब धनायन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि कार्ब धनायन का अष्टक अपूर्ण है, क्योंकि कार्ब धनायन के बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, और वो कैसा होता है? त्रिकोणीय समतलीय होता है। उसका संकरण कैसा होता है? sp2 होता है, और कार्ब धनायन विषमांश विखंडन से बनता है। बात समझ में आ रही है? अब मुद्दा ये है सर, ठीक है बकवास मत करो, ये बताओ कि इसमें प्रेरणिक प्रभाव कैसे लगेगा? आओ प्रेरणिक प्रभाव लगाते हैं इसमें। अगर मैं इसमें प्रेरणिक प्रभाव की चर्चा करूं तो अगर मैं कार्ब धनायन की बात कर रहा हूं, एक समूह मैंने इसमें लगाया जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक समूह मैंने लगाया जो इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। आप मुझे इतना सा बता दो बेटा कि कार्ब धनायन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या फिर उसको देना, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, उसको आवश्यकता है? आवश्यकता है तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह उसको इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन देगा वही तो उसको शांत करेगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन से होते हैं? प्लस आई। और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कौन से होते हैं? माइनस आई। आप इतना सा बता दो, क्या प्रेरणिक प्रभाव को इन्वॉल्व कर लिया गया? प्रेरणिक प्रभाव को शामिल कर लिया गया। कार्ब धनायन उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन से होते हैं? प्लस आई। और प्लस आई लगेगा तो प्लस आई, जितने ज्यादा प्लस आई लगेंगे उतना ज्यादा स्थायी बढ़ेगा। इधर का दिख रहा है क्या भैया आपको?
यहाँ पे स्थाई उतना ज्यादा बढ़ेगा। और अगर कार्ब धनायन में इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगे हुए हैं जितने ज्यादा, उतना अधिक स्थाई कम होगा बेटा। तो प्लस आई कार्ब धनायन का स्थाई बढ़ा रहा है और माइनस आई कार्ब धनायन का स्थाई घटा रहा है। ये हमारा पहला मध्यवर्ती था जिसके बारे में मैंने आपको काफी सारी जानकारी दी है। त्रिकोणीय समतुल्य होता है, कैसे होता है वो बता दिया आपको। छत का पंखे की तरह सोचो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह यानी कि प्लस आई, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह यानी कि माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी कि प्लस आई। और प्लस आई क्या करता है, कार्ब धनायन के स्थाई को बढ़ाता है, और कार्ब धनायन के स्थाई को कौन कम करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। यहां तक आप नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट मध्यवर्ती की तरफ चलेंगे जो है हमारा कार्बन मुक्त मूलक। अभी समझाएंगे क्या है, ठीक है। यहां तक नोट डाउन करो बेटा। हाँ भाई, समझ में आपको कार्ब धनायन क्या है, कार्बोनियम आयन क्या है, ठीक है। देखो आज हम लोगों ने जो है बहुत सारा पढ़ लिया है, ठीक है। अपन ने देख लिया कि जो हमारा प्रेरणिक प्रभाव है वो कैसे योगात्मक प्रभाव होता है। माइनस आई श्रेणी क्या होती है, प्लस आई श्रेणी क्या होती है, ठीक है। फिर ट्रीटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के बारे में हमने चर्चा कर ली। फिर NR3 प्लस क्यों NH3 प्लस से ज़्यादा प्रेरणिक प्रभाव लगा रहा है माइनस आई वाला, माइनस आई प्रभाव की तुलना कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। और हमने आज कैसे प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग हो रहा है वो भी देख लिया, कैसे उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। कार्ब धनायन क्या होता है उसके बारे में जानकारी ले ली, क्या उसका संकरण होता है, कैसे होता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पर लोड जाए इससे अच्छा है कि मैं आपको अगली क्लास में कार्ब ऋणायन और कार्बन मुक्त मूलक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहें मुझे, है ना। स्टे ट्यून और नमस्कार, और पढ़ते रहें NCERT। एक चीज जरूर ध्यान रखें, NCERT पढ़ना ना भूलें। NCERT को पूरा कवर अप करें, आगे से लेकर पीछे तक, कुछ ना छोड़ें। पीछे के क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ डालें, ठीक है, कुछ भी ना छोड़ें NCERT में से। और एक NCERT एग्जाम्पलर करके किताब भी आती है, आप उसको भी पढ़ें, ठीक है। मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में जो JEE वालों का फोकस है पूरा NCERT पर है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।